तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपन सीयूईटी में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आगे। अभी तक अपन लोगों ने जो भी पढ़ा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड पढ़ा है, इलेक्ट्रिक चार्ज से रिलेटेड पढ़ा है, कूलम्स लॉ पर बातें करी हैं हमने। मगर अब अपन लोग एक ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक से बात करने जा रहे हैं जहां से क्वेश्चन आना 100% श्योर है कि एक क्वेश्चन यहां से इस बार के सीयूईटी में बन रहा है दोस्तों, और वो टॉपिक है अपने पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो चलिए अब बात करना शुरू करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। बिल्कुल अलग तरह से बताने की कोशिश कर रहा हूं इसको, क्योंकि अब मुझे इसको दिमाग में रखना है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे डेरिवेशंस नहीं करना है। तो अगर मैं आपसे बात करूं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के केस में हमने ये कहा है कि अगर मेरे पास एक क्लोज्ड सरफेस है तो इससे जो जितनी भी हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नॉर्मली पास हो रही हैं वो इसकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का हमारे पास फॉर्मूला निकल कर आता था, फाई ई लिख दें या फाई लिख सकते हैं कहीं पर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोल रहे हैं तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा है तो ये लाइंस पास होंगी, क्राउडेड होंगी, और अगर क्राउडेड होंगी तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज्यादा होगा। भाई अगर ये लाइंस पास हो जाएं तो ज्यादा लाइंस पास होंगी ना, तो इसीलिए ये जो हमारे पास फॉर्मूला आता है वो आता है ई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अगर ज्यादा तो फ्लक्स भी ज्यादा, और अगर बड़ा वाला एरिया है, भाई ऊपर से पानी गिर रहा है, आपने बड़ा कटोरा लगा दिया तो ज्यादा पानी आ जाएगा, छोटा लगाया तो कम आएगा। तो अगर सरफेस एरिया ये एरिया जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है जिससे थ्रू होके हमारी लाइंस जा रही हैं, अगर वो एरिया हमारे पास ज्यादा हुआ तो भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज्यादा होगा। यानी कि यहां पर मैं इसको लिख सकता हूं फाई इज इक्वल टू ई इंटू एस। अब ये मेरे पास जो फॉर्मूला आया है, इस केस में एक चीज नोट करने वाली बात है, और वो ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस से नॉर्मल होना चाहिए। अब क्वेश्चन ये उठता है कि यहां पर सरफेस एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है, बिल्कुल सही बात कही आपने। तो अगर अपन देखें तो सरफेस एरिया का जो वेक्टर होता है वो सरफेस से परपेंडिकुलर होता है। जी हां, सरफेस एक वेक्टर क्वांटिटी है, एरिया बेसिकली। तो अगर एरिया वेक्टर क्वांटिटी है तो उसकी जो डायरेक्शन होती है वो उस सरफेस से परपेंडिकुलर होती है। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी परपेंडिकुलर हैं, इसका मतलब यह है कि इन दोनों के बीच का एंगल कितना होना चाहिए, 0 डिग्री। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है और जो अपने पास एरिया वेक्टर है, दोनों की डायरेक्शन सेम होना चाहिए, तब जाकर वो फील्ड से परपेंडिकुलर होगा। अब ये बात तो बाबा जी आपकी समझ में आ गई है समझ में, हमने लिख भी लिया कि भाई क्या होता है। मगर अगर मैं आपसे ये कहता कि मेरे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो कुछ ऐसी है, और जो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जो सरफेस है यहां पर, वो सरफेस कुछ ऐसी है, तो मेरे पास जो एरिया वेक्टर बन रहा है वो इस डायरेक्शन में बन रहा है, और ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी कि दोनों के बीच में एंगल है थीटा। इस केस में क्या होगा, अभी मैंने क्या कहा, सरफेस एरिया का जो वेक्टर है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दोनों की डायरेक्शन सेम होना चाहिए, तभी वो अपन नॉर्मल वाली बात कर रहे हैं। तो यहां पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट निकालूंगा, एक आएगा मेरे पास ई का थीटा वाली साइड पर, एक आएगा ई साइन थीटा। जो ई कॉस थीटा है वो तो सरफेस एरिया के डायरेक्शन में आ गया हमारे पास एरिया वेक्टर के। यानी कि यहां पर कहने वाली बात यह है कि मुझे जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालनी है तो जो मेरे काम का कंपोनेंट है वो कंपोनेंट कौन सा वाला कंपोनेंट है, जो एरिया वेक्टर के साथ अलाइंड है, ना कि जो एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है तो हमारे किसी काम का नहीं है, क्योंकि वो तो सरफेस के पैरेलल हो गया, तो हमें तो सरफेस से नॉर्मल चाहिए था। तो इसीलिए मेरे पास दोस्तों यहां पर फॉर्मूला आ गया ई कॉस थीटा इंटू एस। और क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों पर वेक्टर क्वांटिटी हैं, तो ई एस कॉस थीटा, वो पुराने वाले पाप, इसको अपन लिख सकते हैं ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर। यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों। और यहां पर जो अपन ने अभी फॉर्मूला लिखा था, यहां से अपन इसकी एसआई यूनिट भी निकाल सकते हैं, और वो एसआई यूनिट क्या निकल कर आएगी, वो एसआई यूनिट निकल कर आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर। या फिर हम ये भी कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की एक यूनिट और होती है जिसे हम कहते हैं वोल्ट पर मीटर इंटू मीटर स्क्वायर, तो ये आ जाएगा वोल्ट इंटू मीटर। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की एक यूनिट हो गई वोल्ट मीटर, एक हो गई न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर। ये एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है, ध्यान ये रखना है कि ये एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर जा रही हैं तो एंगल जो आएगा वो 90 डिग्री से ज्यादा आ जाएगा। कैसे, कुछ ऐसे देखो,
अगर ये सरफेस है, यहां पर एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में यहां से ऐसा होगा और इस साइड से देखोगे तो ऐसा होगा। भाई अगर यहां से देख रहा हूं तो ऊपर की तरफ, और नीचे से देखूंगा तो नीचे की तरफ, तो इस साइड से देखूंगा तो इस तरफ, और इस साइड से देखूंगा तो इस तरफ। तो अगर मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर इस डायरेक्शन में है तो यहां पर एंगल 180 डिग्री है और यहां पर एंगल मेरे पास 0 डिग्री है। cos 180 यानी cos जब ऑब्ट्यूज एंगल आएगा तो cos नेगेटिव हो जाता है। इसका मतलब है इनकमिंग फ्लक्स को हम नेगेटिव लेंगे, आउटगोइंग फ्लक्स को हम पॉजिटिव लेंगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड और s के बीच का एंगल अगर 90 डिग्री हुआ तो मेरी इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगी 0, क्योंकि cos 90 होता है 0। यहां से ये 3 इंफॉर्मेशन भी मेरी निकल कर आ गई। मगर अगर मुझसे किसी ने कहा कि नहीं भाई आप जो बात कर रहे हो वो मुझे करनी ही नहीं है, मुझे तो सरफेस थोड़ी सी वियर्ड लेनी है, ये ले लिया। भाई मैं कुछ भी ले सकता हूं ना, अगर ऐसा है कुछ भी ले सकता हूं तो फिर जनरल सॉल्यूशन दो मुझे। तो मैंने कहा ठीक है भाई ये लो जनरल सॉल्यूशन, ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड बना दी। अब क्योंकि ये कोई यूनिफॉर्म सरफेस तो दिख नहीं रही, तो अपन अब क्या करेंगे, इसका बहुत छोटा सा पीस ले लेंगे। ये ले लिया, इसको अपन ने कहा कि भाई ये मेरा ds है और इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा बना रहा है। फिर से या तो आप ds को रिजॉल्व कर दो, ये आ जाएगा ds cos थीटा, वो कंपोनेंट जो e के डायरेक्शन में आ जाएगा, या e को रिजॉल्व कर दो, कोई दिक्कत नहीं है अपन को इस पर्टिकुलर पॉइंट पर। तो यहां पर अगर इनके बीच का एंगल थीटा है, और क्योंकि सरफेस मैंने बहुत छोटी सी ले रखी है, एरिया जो ले रखा है, इसीलिए यहां पर यह आ जाएगा e ds cos थीटा, और ये बहुत छोटी सी इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल के आएगी, और इंटीग्रेट कर दूंगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल के आ जाएगी इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर। डॉट लगा दिया तो cos थीटा हटा दिया, क्योंकि ओपन करने पर a वेक्टर डॉट b वेक्टर होता है ab cos थीटा। तो यहां पर ई ds cos थीटा लिखता या ई डॉट ds लिख दूं, बात मेरे लिए वही है। तो ये और ये सर्कल बता रहा है कि क्लोज सरफेस है, तो आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स के जितने फॉर्मूले हो सकते थे दोस्तों, वो सारे के सारे मैंने आपकी आंखों के सामने कुछ मिनट्स के अंदर रख दिए हैं, जिन पर बेस्ड क्वेश्चंस बन सकते हैं। कहां से क्वेश्चंस बन सकते हैं, इस पर बेस्ड क्वेश्चन आया है, लास्ट ईयर आया है, मैं अभी आपको दिखाऊंगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में कि भाई उसकी यूनिट पर क्वेश्चन आ गया। अगर अपन यहां पर देखें तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में हमारे पास इस पर बेस्ड E और S दोनों वेक्टर फॉर्म में दे देंगे और बोलेंगे कि बताइए इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, डायरेक्ट डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे अपन, अपना आंसर आ जाएगा। या फिर अगर मुझे थोड़ा सा और उनको कॉम्प्लिकेट करना होगा क्वेश्चन, तो वो मुझे ds देंगे, E भी वेरिएबल देंगे, और फिर मुझे इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ऐसे चांसेस बहुत कम हैं, बट हाँ एक्सप्रेशन में ये काम आता है, इसलिए मैंने तुमको ये बता दिया। तो ये हुई इलेक्ट्रिक फ्लक्स की एक कहानी। क्यों बोला एक कहानी, क्योंकि दूसरी कहानी गॉस साहब ने गढ़ी थी, और गॉस साहब ने इस पूरे के पूरे कहानी को बहुत आसान बना दिया। उन्होंने कहा कहां इतने कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूलाज में पड़े हुए हो यार, क्या कर रहे हो, ये इंटीग्रेट करके बच्चों को इतना कंफ्यूज क्यों कर रहे हो, मैं तुमको इसको चुटकियों में बना के दिखाता हूं। कैसे बनाऊंगा चुटकियों में, तो उन्होंने कहा एक काम करो भाई, ये क्लोज सरफेस है, हाँ क्लोज सरफेस, इसके अंदर चार्ज क्या है, यहां Q1 है, यहां Q2 है, यहां -Q3 है। उन्होंने कहा हाँ कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने कहा इस सरफेस के अंदर जितने भी चार्ज हैं उस चार्ज का नेट सम कर लो, कितने चार्ज हो जाएंगे। तो हम कहेंगे भाई ये चार्ज स्केलर होता है, साइन के साथ रख दो, नेट चार्ज आ गया। तो अगर आपको इस सरफेस से एसोसिएटेड नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालनी है तो आपके पास जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स आने वाली है दोस्तों, वो आ जाएगी टोटल चार्ज इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब इसी दिन के लिए मैंने तुम्हें इलेक्ट्रिक फ्लक्स के ये फॉर्मूले दिखाए थे, क्योंकि पेपर में हो सकता है कि वो पूछे विच ऑफ द फॉलोइंग इज गॉस लॉ, और वो ऐसे ना बोले, वो ऐसे लिख देंगे इस एक्सप्रेशन को, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स को आप लिख सकते हो ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर। तो ये आ जाएगा समेशन ऑफ चार्ज इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये भी आपके पास एक फॉर्मूला बन गया, किसका, गॉस का। तो एक फॉर्मूला ये बन गया आपके पास गॉस का, एक फॉर्मूला आपके पास ये बन गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। बस अब इतना ही तो ध्यान रखना है, और गॉस के सारे काम यहीं से हो जाने, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के 99% काम अपने यहीं से हो जाने। और वो क्या बोलते हैं अपन से, वो सिंपली अपन से कहते हैं कि डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, या डिफाइन तो अपन कर चुके हैं। गॉस लॉ क्या स्टेटमेंट क्या है, द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद अ क्लोज सरफेस इज 1/ε0 टाइम्स द चार्ज इनक्लोज्ड। उस सरफेस के अंदर जितना चार्ज है उसका 1/ε0 टाइम्स कर दीजिए, आपकी आंखों के सामने निकल के आ जाएगी इलेक्ट्रिक फ्लक्स। खत्म हो गया गॉस। अब गॉस के कुछ एप्लीकेशंस आए।
यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है। और गॉस के एप्लीकेशंस क्या आए थे, तो गॉस के थ्रू हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के कारण निकाली थी, जो बहुत बड़ा हो, बहुत ही लंबा हो। अब ये इनफाइनाइटली लॉन्ग है, इसके ऊपर चार्ज क्या है, तो वो उन्होंने बता दिया कि भैया क्योंकि इनफाइनाइटली लॉन्ग है तो मैं टोटल चार्ज तो नहीं निकाल सकता, तो उन्होंने अपन को कहा कि इसके ऊपर लैम्डा चार्ज पर यूनिट लेंथ है, लैम्डा चार्ज पर यूनिट लेंथ है, मतलब यूनिट लेंथ का चार्ज दे दिया। और इसके अकॉर्डिंग अपने पास जो फॉर्मूला डिराइव करके अपन निकाल कर लाते हैं, वो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आर डिस्टेंस पर क्या आता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आता है लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, यानी कि E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। और अगर मैं यहां पर ग्राफ बनाऊं E वर्सेस R का, तो ये फॉर्मूला मेरे पास ये कहता है कुछ ऐसा आएगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और ये फॉर्मूला था, डिराइव करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि अपन टाइम खराब नहीं कर सकते, अपने पास CUET में इतना टाइम नहीं है। तो ये फॉर्मूला जो है इसको दिमाग में बैठाना पड़ेगा, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R। और लैम्डा क्या है यहाँ पे, चार्ज पर यूनिट लेंथ, L लेंथ का चार्ज चाहिए, लैम्डा इंटू L कर दो, आंसर आ जाएगा, चार्ज की वैल्यू निकल के आ जाएगी आपके पास, दैट्स इट। अब ये तो हो गई एक कहानी। अब आपसे कहा जाएगा दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग शीट चार्ज। अब ये जो शीट चार्ज है ना, ये यूनिफॉर्मली चार्ज है, यूनिफॉर्मली चार्ज शीट है। अब अगर ये यूनिफॉर्मली चार्ज शीट है और मुझसे कहा गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, तो यार इसके केस में ना बहुत इंपॉर्टेंट बात निकल के आती है। और वो इंपॉर्टेंट बात निकल कर ये आती है कि अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, चार्ज पर यूनिट एरिया। ए लिखो, एस लिखो, जो आपका नोटेशन हो आप वो लिखो। तो अगर मैं इससे कहूं कि भैया यहां से आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होने वाली है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब यहां पर अगर आप गौर से देखो तो सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी है, चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया, एप्सिलॉन नॉट एक कांस्टेंट है, 2 भी आपके पास एक कांस्टेंट है, यानी कि E जो है वो आर पर डिपेंड नहीं कर रहा है, यानी कि E और आर के बीच का जो ग्राफ है वो ऐसा बनेगा, क्योंकि हर डिस्टेंस के लिए आर कांस्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहां पर, यह ध्यान देने वाली बात है कि यहां पर जो E है वो आर पर डिपेंड नहीं कर रहा है। अगर कर रहा होता तो यह कुछ और कंडीशन बन जाती, बट यहां पर नहीं कर रहा है। आप इस शीट से आइडियली यहां पर हो, 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 कहीं पर भी हो, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो आएगी वो सेम आने वाली है। प्रॉब्लम सॉल्व। अब अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व हुई तो अगली प्रॉब्लम अपने सामने खड़ी हो गई, और वो अगली प्रॉब्लम क्या खड़ी हुई कि अगर मेरे पास 2 शीट होती तो क्या होता बाबा जी। तो 2 के केस में भी कर लेते हैं यार, उसमें क्या है। अगर मैं आपसे कहता हूं कि ये मेरे पास 2 शीट्स है, और अगर ये 2 शीट्स हैं, दोनों पर सेम टाइप का चार्ज है और दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी भी सेम है, तो जहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होती है वहां पर अपन कौन सा चार्ज रख देते हैं दोस्तों, पॉजिटिव चार्ज। मतलब हाइपोथेटिकली सिर्फ ये देखने के लिए कि डायरेक्शन क्या आएगी। तो अगर मैं यहां पर देखूं तो यहां पर अगर मैं डायरेक्शन निकालूं इलेक्ट्रिक फील्ड की, ये प्लेट 1 है, ये प्लेट 2 है, तो ये क्या करेगा, उसको रिपेल, ये भी क्या करेगा, रिपेल। मतलब दोनों के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन सेम हो गई है। E की वैल्यू होती है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों के कारण जब सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट को ऐड कर देंगे तो वो हो जाएगा 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी कि बाहर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। मगर अंदर अगर आप देखोगे तो ये वाला पॉजिटिव कहेगा चल भाई उधर, और ये वाला बोलेगा चल भाई इधर, और ये डिस्टेंस पे तो डिपेंड करता नहीं है, और सिग्मा दोनों का सेम है, तो दोनों अपोजिट है, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी 0। और अगर मैं इस साइड आ जाऊं तो ये पॉजिटिव रिपेल करेगा, ये पॉजिटिव भी रिपेल करेगा, दोनों की डायरेक्शन सेम हो जाएगी, मतलब कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल कर आएगी वो आ जाएगी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, दैट्स इट। अब ये हो गया। अब हमारे पास नेक्स्ट कहानी जो है वो आती है कि जब मेरे पास एक शीट पर पॉजिटिव चार्ज है और दूसरी शीट पर नेगेटिव है, दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है, दोनों इनफाइनाइट हैं, तो जब आप बाहर आओगे तो ये
पॉजिटिव को रिपेल करेगा और ये नेगेटिव उसको अट्रैक्ट करेगा। मतलब कि बाहर आप चाहे इधर हो चाहे इधर हो, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो नेट आ रही है इसके कारण और इसके कारण दोनों अपोजिट आ रहे हैं। तो दोनों अपोजिट आ रहे हैं क्योंकि सिग्मा दोनों का सेम है, तो नेट जो आएगा वो जीरो आएगा। मतलब कि यहां पर भी आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, यहां पर भी आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, मगर इन बिटवीन अगर आप देखेंगे तो यहां पर ये पॉजिटिव रिपेल करेगा, नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा। इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी दोनों का सम, यानी इसका डबल, यानी कि सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। और यही तो कैपेसिटर में अपन करते थे कि कैपेसिटर के केस में सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट बोलते थे इन बिटवीन, और बाहर होती थी जीरो। और जब अपने पास दोनों लाइक हैं तो बीच में जीरो, बाहर होती है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे पास दो एप्लीकेशन थे। अब वो एप्लीकेशन जिस पर अपन बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करते थे जब अपन 12th क्लास में थे, तो अब अपन यहां पर जरूर बात करेंगे, और वो है अपने पास थर्ड केस, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज हॉलो स्फीयर। अब अगर अपन हॉलो स्फीयर की बात करें तो बिल्कुल आराम से समझिएगा। अगर ये मेरे पास स्फीयर है और यूनिफॉर्मली चार्ज है, मतलब इस पर चार्ज है कितना हमारे पास, इस पर चार्ज है हमारे पास Q, ठीक। इसकी रेडियस है आपके पास R। तो अगर मैं आपसे कहूं तो देखिए भाई, इसको बिल्कुल सिंपल गॉस से जब अपन लोग ड्राइव करते हैं, आप यहां पर स्फीयर जैसा मानने की गलती मत करो। आप तो ये मान के चलो कि ये पॉइंट चार्ज है। अगर ये पॉइंट चार्ज है तो आउटसाइड आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आएगी वो आ जाएगी पॉइंट चार्ज की तरह KQ/R²। अगर मैं आपसे कहूं कि सरफेस पर कितना होगा तो आप कहोगे बाबा जी इट इज KQ/स्मॉल r की जगह डिस्टेंस अब क्या हो गई, कैपिटल R²। मगर अगर अंदर आप आ जाओ तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, जीरो, क्योंकि कंडक्टर के अंदर कोई चार्ज रिसाइड करता ही नहीं है। अगर सॉलिड भी होता तब भी सारा चार्ज सरफेस पे होता। अभी तो ये हॉलो है तो अंदर तो कोई चार्ज है नहीं, और जब अंदर कोई चार्ज नहीं है दोस्तों तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी शून्य, जीरो। तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, सरफेस पे KQ/R², और बाहर और डिस्टेंस पे चले जाओगे तो R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, R² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी कि अल्टीमेटली आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकल कर आ गई है। और अगर मैं यहां पर इस ग्राफ को बनाऊं किसके साथ, E वर्सेस R का, तो गौर से देखो दोस्तों, जब तक रेडियस है, सरफेस के अंदर आप हैं, तो आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो जीरो थी। अचानक से सरफेस पर एक वैल्यू आ जाएगी KQ/R², और फिर R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, यानी कि ये ऐसा कुछ बना। अल्टीमेटली ये जीरो जब तक अंदर है, फिर ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की तरह कुछ फॉलो कर रहा है पैटर्न। E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R², स्टीप है थोड़ा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल R होता तो थोड़ा कम स्टीप होता, R² है तो और ज्यादा स्टीप है। तो ये आपके पास ग्राफ बन गया। मैं फिर कहूंगा, अगर आपके पास कंडक्टिंग स्फीयर है उसको पॉइंट चार्ज की तरह लेकर चलिए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और यहां पर मैंने आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स के वो सारे कॉन्सेप्ट बता दिए, गॉस के एप्लीकेशंस वाले पार्ट, जहां पर क्वेश्चंस बन सकते हैं। अब अपन को करने हैं क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा, A cylinder of radius R and length L is placed in a uniform electric field E parallel to the cylindrical axis. ठीक है। The total flux for the surface of the cylinder is given by। अब अगर एक सिलेंडर रखा हुआ है आपने, और इस सिलेंडर के एक्सिस मान लेते हैं ऐसा रखा है, और इस सिलेंडर के एक्सिस के अलोंग आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लगी हुई है। इस सिलेंडर की रेडियस है R और इसकी लेंथ है L। अरे भाई, गॉस ने यह कहा था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड जो नेट होती है, सिलेंडर के केस में अपन से यह कहा गया टोटल फ्लक्स। तो टोटल फ्लक्स तो तब एग्जिस्ट करेगी जब उसके अंदर कोई चार्ज होगा। क्या इस सिलेंडर के अंदर कोई चार्ज बोला क्या? नहीं बोला। इसका मतलब है अकॉर्डिंग टू गॉस अगर हम देखें तो चार्ज इनक्लोज्ड जो है अपॉन एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होती है, इनक्लोज्ड चार्ज है जीरो, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी हो जाएगी हमारी जीरो। यानी कि डॉली इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके,
इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट वेरीज एज r टू द पावर 0। इलेक्ट्रिक फील्ड r की पावर 0 मतलब r पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण है? नहीं, वहां तो E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब होता है। पॉइंट चार्ज E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर होता है। अब प्लेन शीट चार्ज, यस, क्योंकि लाइन चार्ज के केस में तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r था, शीट चार्ज के केस में वो डिपेंड नहीं करता है। चंपा इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, 8 डाइपोल्स, डाइपोल मतलब जिनके मैग्नीट्यूड चार्जेस के सेम हो मगर नेचर अपोजिट हो। 8 डाइपोल्स ऑफ चार्ज q मैग्नीट्यूड q आर प्लेस्ड इनसाइड अ क्यूब। एक क्यूब है बहुत बड़ा सा, अपन 2D बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मान लेते हैं ऐसा पीछे की तरफ जा रहा होगा। अब यहां पर मेरे पास डाइपोल्स है, 8 डाइपोल्स, एक पे प्लस यहां माइनस, ऐसे 8 डाइपोल्स हैं। ये 1 है, ऐसा 2 होगा, ऐसा 3 होगा। अब मुझसे कहा गया टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कमिंग आउट। अब यहां लोग गलती कर देते हैं, लोग क्या करते हैं, बोलते हैं Q Q 2 Q। नहीं भाई, अगर एक डाइपोल की बात करो तो प्लस Q माइनस Q, नेट चार्ज हो गया 0। अब अगर आप ऐसे 8 डाइपोल रखोगे तो 8 प्लस Q है, 8 माइनस Q है, नेट इनक्लोज्ड चार्ज जो है, नेट इनक्लोज्ड चार्ज जो है वो 0 हो गया। इसका मतलब है जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है नेट मेरे पास वो 0 हो गया। और अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स मेरे पास 0 हो गया, इन दैट केस आंसर हो जाएगा अगेन डॉली। ध्यान रखना, 8 क्या इनफाइनाइट डाइपोल भी रख दूंगा तो भी नेट चार्ज 0 होगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 आने वाली है। 8 तो डराने के लिए नंबर लिखा है। ओके, इलेक्ट्रिक चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग अ स्ट्रेट वायर ऑफ रेडियस 1 मिलीमीटर। ठीक है, रेडियस ये वायर है, इस वायर की रेडियस 1 मिलीमीटर है। द चार्ज पर सेंटीमीटर, ध्यान रखना ये आपको लैम्डा दे रखा है, लैम्डा दे रखा है Q कूलम पर सेंटीमीटर। सी से सी कैंसिल मत कर देना, एक कूलम है और एक सेंटीमीटर है ना, नहीं तो पता चला ओके सर खत्म करते हैं इसको। चलो, अनदर सिलिंड्रिकल सरफेस ऑफ रेडियस 50 सेंटीमीटर एंड लेंथ 1 मीटर इनक्लोजेस द वायर एज शोन। ये जो सरफेस है ये इसको इनक्लोज कर रही है। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द सिलेंडर, इस सिलेंडर से कितनी इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगी? तो भाई मेरे पास तो सिंपल लॉजिक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहां पर ये 1 मीटर है, इसकी लेंथ दे रखी है 1 मीटर, क्योंकि भाई मुझे तो लेंथ वाइज देखना है ना कितना चार्ज आएगा। तो 1 मीटर अगर इसकी लेंथ है मतलब 100 सेंटीमीटर, क्योंकि ये दे रखा था मुझे सेंटीमीटर में, कूलम पर सेंटीमीटर। तो 100 सेंटीमीटर में कितना चार्ज होगा? 100 इंटू Q, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में Q चार्ज है, तो 100 सेंटीमीटर में हो जाएगा 100 Q चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यानी कि इस केस में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल के आएगा वो अनीता इसका करेक्ट आंसर है 100 Q बाय एप्सिलॉन नॉट। हो गया प्रॉब्लम सॉल्व। चार्ज निकालना था बस इसके अंदर का, हमें इस एरिया से क्या लेना देना। हमें वायर का जो रेडियस दे रखी थी वो इसलिए दे रखी थी ताकि बता दें 1 मिलीमीटर मतलब बहुत पतला, 1 डायमेंशनल कंसीडर करो। ठीक है, ओके। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैंने कहा था प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी साथ में कवर करवा रहा हूं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की अपन से कहा गया एसआई यूनिट क्या है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वेबर तो मैग्नेटिक फ्लक्स की होती है, न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है, वोल्ट इंटू मीटर, यस, जूल पर कूलम तो अपने पास वोल्ट होता है ना, तो ये अपने पास हो नहीं रहा, मतलब वोल्ट इंटू मीटर इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और ये आपके पास चंपा था इसका आंसर। बहुत आराम से अगर आपने कॉन्सेप्ट्स मेरे साथ पढ़े हैं तो ये सारे क्वेश्चन जो सीयूईटी में आए हुए हैं वो आपसे चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगे दोस्तों। अब अगर अपन देखें अगला क्वेश्चन, ये क्या कह रहा है, शोन बिलो इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, ऐसा कुछ दे रखा है। आपसे कहा गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दीस चार्जेस थ्रू द सरफेस एस, इस सरफेस से। भाई हमने कहा था ना हम बाहर वालों को इंपॉर्टेंस नहीं देते, हमारे घर वालों की ही इंपॉर्टेंस है। गॉस ने कहा है कि मेरे घर वालों को इंपॉर्टेंस दूंगा, बाहर वाले को इतनी इज्जत देने वाला नहीं हूं, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। और इसीलिए यहां पर अगर इस सरफेस से आपको फ्लक्स चाहिए इलेक्ट्रिक, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगी जो चार्ज इस सरफेस के अंदर है, कितना है Q प्लस Q, 2Q चार्ज है, इस वाले से कोई मतलब नहीं है। आंसर आएगा 2Q बाय एप्सिलॉन नॉट। अनीता, बबीता, चंपा, डॉली, क्या है इसका आंसर? जी हां दोस्तों, इसका आंसर है हमारे पास खूबसूरत बबीता। समझ गए? नहीं समझे? चलो अभी समझ जाओगे। और अगला क्वेश्चन, टू इनफाइनाइट प्लेन पैरेलल शीट सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस इक्वल एंड अपोजिट यूनिफॉर्मली चार्ज डेंसिटी। ओके,
मान लेते हैं कि दो शीट्स हैं, किसी डिस्टेंस पर हैं, इस पर प्लस सिग्मा है, इस पर, क्योंकि दोनों पर अपोजिट बोला है और इक्वल बोला है। आपसे कहा गया बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताओ। अभी सिखाया एक शीट के कारण अपने पास यहां पर पॉजिटिव के कारण कितना होगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि एक शीट के कारण तो इतना ही होता है। दूसरा नेगेटिव है, अगर कहीं पर फील्ड चाहिए तो वहां इमेजिन करते हैं पॉजिटिव चार्ज, तो ये नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा, इसके कारण भी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो नेट आंसर आ जाएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, यानी कि बबीता इज द करेक्ट आंसर। इस केस में हमारे पास ब्यूटीफुल बबीता इज द करेक्ट आंसर इन दिस केस, क्योंकि यहां पर मुझसे कहा गया था इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द शीट्स निकालना था, बाहर निकालना होता तो जीरो आता, और क्योंकि अपोजिट बोला गया था इसीलिए बीच में है, नहीं तो सेम के केस में बीच में जीरो आता है। ये मैंने तुम्हें सिखाया है, इस बार भी चांसेस बनते हैं दोस्तों इसके। और यहां पर मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक गॉस के साथ हम अब टाटा बाय बाय करने का टाइम आ गया है दोस्तों। चैप्टर 1 में इतने टॉपिक कर लो, और गॉस के और भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए जा सकते हैं। कमेंट में जरूर बताओ कि बाबा जी और प्रैक्टिस करवा दो, तो आपको और प्रैक्टिस मिल जाएगी। इसके नोट्स आपको नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे दोस्तों, डीपीपी आपको नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। और आप डिस्क्रिप्शन एक बार जरूर जाकर देखो, हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन करो, CUET बाय रैंक प्लस। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। जीके और करंट अफेयर चाहे कोई सा भी टेस्ट हो, हर एक की तैयारी रैंक प्लस पर सॉलिड तरीके से होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाबा जी की तरफ से जय हो।